नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। हाथरस मामले को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, इस पर बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले दो बड़ी खबरें आपको बता दें। इन दोनों ही खबरों में इस मामले में बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है दोनों ही खबरें। क्या हाथरस मामले में योगी सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई? क्या कोई पर्दे के पीछे से साजिश रच रहा था? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस के सूत्रों से यह बड़ा खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। मकसद था यूपी में जातीय दंगे करवाना। यूपी पुलिस की तफ्तीश में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से फोटोशॉप का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, फेक तस्वीरें फैलाई गई और भड़काऊ ऑडियो टेप की जांच भी की जा रही है। इसमें दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं, पीएफआई और पीएफआई की पॉलिटिकल ब्रांच एसडीपीआई का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि 11 एफआईआर पूरे मामले में दर्ज की गई है। सनसनीखेज खुलासा यह हुआ है कि इस मामले में बड़ा दावा पुलिस की ओर से कि योगी सरकार के खिलाफ साजिश रची गई थी। हाथरस मामले को लेकर मकसद था उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे भड़काना और इसीलिए फेक फोटोज का सहारा लिया गया, फोटोशॉप किए गए, स्क्रीनशॉट वायरल करने की कोशिश की गई ताकि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो सके, जातीय दंगे हों और उन दंगों की आड़ में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नाम को बदनाम किया जा सके। लगातार तफ्तीश चल रही है और ये खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले को लेकर 11 एफआईआर भी दर्ज की गई है कि किस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का यहां पर मिसयूज किया गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सहारे ही फेक फोटोज को वायरल किया गया है, स्क्रीनशॉट वायरल किए गए हैं अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए। नियत बस यही थी कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो जाए और हाथरस में पीड़ित को इंसाफ दिलाने की जो आवाज बुलंद की गई थी, उस बुलंद आवाज के जरिए यहां पर माहौल खराब करने की साजिश की जा रही थी। तो यूपी पुलिस ने दावा किया है कि 11 मामले दर्ज किए गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर जो माहौल खराब करने की बात कही जा रही है, पीएफआई का नाम सामने आ रहा है, एसडीपीआई का नाम सामने आ रहा है कि बड़े स्तर पर फंडिंग भी की गई थी क्योंकि जो विरोधी ताकतें हैं उनको लगा कि यही सुनहरा मौका है माहौल खराब करने का। शांति प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं हो रही थी और यही वजह थी कि न सिर्फ सियासी बवाल खड़ा करने की कोशिश की गई बल्कि सियासी बवाल के जरिए पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के जरिए यहां पर कोशिश थी, मकसद था कि किसी भी तरह से प्रदेश का माहौल खराब हो और जो अपने नापाक मंसूबे हैं वो पूरे किए जा सके। इसके लिए सहारा लिया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का और फेक फोटोज का। तो बता दें आपको कि 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि इस पूरे मामले में वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में गिरफ्तारी की गई है। कांग्रेस के नेता निजाम मलिक को अरेस्ट कर लिया गया है। निजाम मलिक ने हाथरस केस में आरोपियों को लेकर विवादित बयान दिया था, ऐलान किया था कि जो सिर काट कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा और निजाम मलिक को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस के नेता निजाम मलिक ने अपने इस बयान से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। बुलंदशहर के खुर्जा में निजाम मलिक की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां खुर्जा से निजाम मलिक को गिरफ्तार किया गया। ये जो मौका के तौर पर देखा जाता है कि किस तरह से अपनी सियासी पौध को मजबूत किया जाए और इस तरह के बयान देकर सनसनी फैलाई जाए। मैं ये कहता हूँ दलित की बेटी के लिए मेरा हाथ तोड़ा है, मेरी जान भी चली जाएगी। मैं दलित की बेटी के लिए मेरा हाथ तोड़ा है, मेरी जान भी चली जाएगी। मैं अपने नेता के साथ जाकर रहूंगा। मैं उन दरिंदों ने जिन्होंने बलात्कार किया है, मैं अपने समाज और अपनी तरफ से मांग करता हूं उन पर फांसी का हुक्म होना चाहिए और जो लोग उसको मतलब सर काट के लाएंगे उसको हमारा समाज 1 करोड़ रुपए का इनाम है। 1 करोड़ है भाई। तो हाथरस तो बहाना था, क्या मकसद था दंगे भड़काना? क्या साजिश इसी बात को लेकर हो रही थी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं हरीश श्रीवास्तव, हमारे साथ कांग्रेस के नेता ओंकार नाथ सिंह भी जुड़ चुके हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ पवन दुग्गल भी जुड़ चुके हैं क्योंकि इस पूरे मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी मिसयूज किस तरह से किया गया लगातार हम देख रहे हैं, उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहला
सवाल मेरा यहां पर मेजर आशीष चतुर्वेदी आपसे है। जिस तरह से पूरे मामले को विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश के अंदर देखा कि ये तो मौका हाथ लग गया है, किस तरह से सियासी पौध को लहलहाया जाए, अब जो ये पुलिस की ओर से खुलासा हुआ है, क्या कहेंगे आप उस पर? जनता पार्टी बलात्कारियों को बचाने की कोशिश करती है, पहले से चला आ रहा है। हमने सेंगर के मामले में देखा है कि कैसे 1 साल तक पॉस्को एक्ट में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बलात्कार और हत्या का आरोपी था और 1 साल तक योगी सरकार ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की और उसके बाद ही उसकी जाके जब सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया तब जाके कहीं वो अरेस्ट होता है और बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। चिन्मयानंद का भी वही हुआ। क्या केवल रेप जो है हाथरस में हुए हैं? रोज हो रहे हैं, रोज 11 रेप उत्तर प्रदेश में होते हैं, रोज। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग रोजाना रेप हो रहे हैं, मीडिया कवर भी कर रही है और डिस्कशन भी कर रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि हंगामा हुआ, सियासी बवाल आज भी हाथरस में हो रहा है, लेकिन यूपी पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है पीएफआई और एसडीपीआई के रोल का, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बताइए ना, हाथरस में जब वहां पे एसडीएम मीडिया के जो लोग थे उनके साथ आशीष जी बहुत समय नहीं है मेरे पास, बहुत समय नहीं है सर, माफी के साथ कह रही हूँ। सवाल ये है पीएफआई और एसडीपीआई का जो रोल सामने निकल कर आ रहा है, क्या कहेंगे उस पर आप? नहीं, ये तो लीपअप होती है भारतीय जनता पार्टी की अपनी नाकामियों और बलात्कारी, क्योंकि ठाकुर है उनको बचाने की, केवल वो है। ये तो नौटंकी है इनकी, इसके सिवाय कुछ नहीं है। अरे पुलिस ने रात में 2:30 बजे क्यों चलाई लाश? उसका जवाब कब देगा योगी? कब देगा? क्यों चलाई उनने रात में लाश? किसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे? तो पूरी पुलिस लगा के परिवार को जो है बंद कर रखा था और अब बचाने की बेशर्मी की इंतहा देखिए कि बात को यहां से वहां ले जा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही किसी को? जो लोग ये तमाशा कर रहे हैं, कल को आपके घर की बेटी के साथ भी ये हो सकता है जो ये तमाशा कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? रात में बेटी को जला रहे हैं, किसके? क्या विपक्ष ने जलवाई थी? क्या विपक्ष ने पुलिस लगाई थी कि मीडिया बात न कर सके? क्या विपक्ष ने उसके पीड़ित परिवार के फोन छीने थे? क्या डीएम ने लात क्यों मारी थी? ये सब कौन जवाब देगा? जी हरीश श्रीवास्तव जी, सब कुछ तो पक्ष नहीं किया, अब पुलिस ही कह रही है कि भाई एसडीपीआई और पीएफआई का रोल था, फंडिंग हो रही थी, माहौल खराब करने की साजिश थी। लेकिन आपने सुना मेजर आशीष चतुर्वेदी को, कुछ और ही जवाब मांग रहे हैं वो आपसे, लीपापोती बता रहे हैं इसे। देखिए, समाजवादी पार्टी पॉक्सो एक्ट के इनके कैबिनेट मंत्री थे गायत्री प्रजापति, उनको लेकर के मुख्यमंत्री साथ में घूमते थे। तो समाजवादी पार्टी अपने दामन में नहीं झांकती और ये वो लोग हैं जो समाज को टुकड़ा टुकड़ा बांट करके राजनीति करते थे, जात पात और संप्रदाय की राजनीति करते थे। आज CAA को के जब से CAA के पीछे जो दंगाई थे उसको जब से योगी सरकार ने सजा और उनको कड़ी सजा हो, जब से वो निर्णय लिया, तब से ये ताकतें लगातार सामाजिक सौहार्द को समाप्त करने का, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का, समाज में दंगा फसाद कराने का ये काम कर रही। इनको केवल वोट नज़र आ रहा है। और आप देखिए कि वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से जिस तरह के ट्वीट जारी हुए हैं वो अपने आप में इस बात के प्रमाण हैं कि इसको एक जातिवादी और सांप्रदायिक कलर दिया जा रहा है। किस तरह से समाज का सामाजिक सद्भाव बिगाड़ा जाए उस तरह का प्रयास हो रहा है, ये अपने आप में पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है। और कानून अपना काम करेगी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के लिए CBI को ऑर्डर किया है। ये जिस तरह के सवाल या ये कंकाक्टेड जो सवाल उठा रहे थे अपोजिशन के लोग, उसका भी दूध का दूध पानी का पानी CBI करेगी। लेकिन ये बात पूरे प्रदेश की सम्मानित जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है कि ये जो विरोधी दल हैं किस तरह से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ करके अपनी वोट की रोटी सेकना चाहते हैं। जी ओंकार नाथ सिंह जी, आरोप कांग्रेस हमेशा लगाती रही बीजेपी पर कि अलग अलग चीजों के जरिए बांटने की कोशिश बीजेपी करती रही और सत्ता में बैठी हुई है। निजाम मलिक के बयान ने किस तरह से मदद कर दी सद्भाव लाने की या फिर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की? देखिए, निजाम मलिक का बयान
आप सुना रही हैं, मैंने सुना नहीं है। मैंने अभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो हमारे चेयरमैन है मिस्टर शाहनवाज, उनसे मैंने पूछा भी, उनकी जानकारी में भी ये बयान नहीं। अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो बहुत ही गलत काम किया है, इसके कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी हिंसा का साथ नहीं देती है और न कोई इस तरह के बयानों को समर्थन देती है और न इस तरह के बयान वो चाहती है कि उसकी पार्टी का एक सदस्य भी, आम कार्यकर्ता भी देने की जरूरत करे। लिहाजा इस बयान की हम निंदा करते हैं। अगर उन्होंने ये दिया है तो, और नहीं दिया है तो फिर इसकी जिम्मेदारी जो दिखा रहे हैं उनकी बनती है। नंबर 1। नंबर 2 देखिए, और जो जातीय दंगे भड़काने की बात कही जा रही है, कांग्रेस ने पॉलिटिकल माइलेज खाने की तो खूब कोशिश की, बीजेपी कहती रही है इस बात को लेकर। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? बताइए। पुलिस की बात आप क्यों कर रही हैं जब इस सरकार ने ही सारा केस हाथरस का जो है सीबीआई को सौंपने की बात करती है, तो अब ये पुलिस की जानकारी तो जितने भी है वो सब एक तरफ से बायस्ड है। जब एसपी को सस्पेंड कर दिया गया, सारे पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, मांग ये हो रही है कि डीएम को भी सस्पेंड किया जाए, डीजी पुलिस को हटाया जाए, होम सेक्रेटरी को हटाया जाए, तो फिर सरकार के इस विंग की बात का क्या भरोसा कि वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है उसमें जो फाइंडिंग्स होती है, क्या उनकी बात की ना जाए? आप पीएफआई एसडीपीआई का रोल जान रहे हैं ना? भाई अब बात करने का क्या मतलब कर सकते हैं ये ताकत? उनकी अगर उनकी फाइंडिंग, सुन लीजिए, अगर उनकी फाइंडिंग में इतनी सच्चाई होती तो फिर तो आप इसको मोहर लगा दीजिए कि जो उन्होंने परिवार को बिना लाज दिखाए जला दिया वो सही काम किया, तो हम मान लेंगे आपकी फाइंडिंग ठीक ठाक थी। क्योंकि अब देखिए, हम लगातार जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस बात को लेकर उठाते रहे हैं, आवाज हम भी लगातार बुलंद करते रहे। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स शुरुआत से ही लगे रहे, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं पुलिस की तफ्तीश में, क्या उन पर बात ना की जाए? क्योंकि वो आपको पॉलिटिकली सूट नहीं कर रही हैं। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं, नहीं, हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। आपको जो लगाना हो लगाइए, लेकिन हम तो सरकार को दोष दे रहे हैं। आप अपने को सरकार मान रही हैं, आप सरकार तो नहीं हैं, आप तो चैनल हैं और आप एंकर हैं। आपको तो सवाल पूछने का हक है हमसे, लेकिन सरकार की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? वही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ कि सरकार ने खुद ही कहा कि हमारी पुलिस गड़बड़ है, हम किसी बात को नहीं मानते हैं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो सरकार ने अपनी गलती मानी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हम तो न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंतर्गत जो है सीबीआई जांच करे। हम तो इसकी मांग मान रहे हैं क्योंकि परिवार इसकी मांग कर रहा है। हम परिवार के साथ हैं, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, तो लिहाजा हम तो उसकी मांग कर रहे हैं, हम किसी और चीज की मांग ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार ने जब अपनी पुलिस की रिपोर्ट को ना खारिज कर दिया और खुद ही कहा है कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करेगी, तो फिर हम पुलिस की रिपोर्ट की बात क्या करें, उस पर बहस क्या करें? देखिए, एसआईटी बैठाई गई, सीबीआई जांच की ओर सीबीआई जांच की बात सरकार की ओर से की गई, लेकिन यहां पर मामला यह है कि हाथरस मामले को आवाज देकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कहकर उसके पीछे देश विरोधी ताकतें लगी हुई थी, माहौल बिगाड़ना मकसद था। क्या देश विरोधी ताकतों ने, आप कहना चाह रही है कि उस दलित की हत्या कराई? आप बस ये कह दीजिए ना, अगर आप बस ये कह दीजिए ओंकारनाथ सिंह जी कि अगर ऐसा है तो आप निंदा करते हैं, इतना ही कह दीजिए, काफी होगा। अरे मैं कैसे कह दूं भाई जब मुझे जानकारी नहीं इस चीज की? मैं इसकी जब जानकारी नहीं है तो मैं कैसे कह दूं? मैं अपने आदमी की तो कह सकता हूं, जब मैं किसी की जानकारी नहीं है तो मैं निंदा आपसे तस्बा करा लीजिए अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या दलित की हत्या ये संगठन ने कराई है? आप इसको मानती हैं? अरे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की बात मैं कर रही थी, उससे पहले पवन दुग्गल साहब साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। पवन दुग्गल जी, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसे मामलों को जो विरोधी ताकतें होती हैं वो एक मौका देखती हैं, फोटो आपके बहाने या फोटोशॉप के बहाने वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेती हैं अपने लिए। क्या कल कानपुर में जो हत्या हुई है दलित लड़की की, देखिए आज बहुत फर्टाइल मौसम है, इस मौसम के दरमियान विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक नेता होते हैं या पार्टीज होती हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगी अभी। कल की बात है मैडम, कल की बात है, ये कानपुर की बात के चैनल में ही मैं एंकरिंग कर रही हूँ ओंकारनाथ जी, मुझे पता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अभी मैं जो बात कर रही हूँ आपने उस पर जवाब दिया नहीं है, लेकिन पवन दुग्गल जी को शामिल कर लेती हूँ मैं डिबेट में। पवन दुग्गल जी, मुझे लगता है कि
जब इस तरह का माहौल होता है तो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पार्टीज होती हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं और सोशल मीडिया एक बहुत फर्टाइल प्लेटफॉर्म बन जाता है विभिन्न प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन को या फेक न्यूज़ को जनरेट करने के लिए, उसको आगे ट्रांसमिट करने के लिए। क्योंकि भारतवर्ष के पास इस तरह की फेक न्यूज़ पर निपटने के लिए कोई ठोस कानूनी प्रावधान मौजूद नहीं है, कोई विशिष्ट कानून मौजूद नहीं है और भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो संपूर्णतः अपंग है इस दिशा में। तो एक गैप है और उस गैप का संपूर्ण शोषण तो न केवल पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं बल्कि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स भी करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसी चीजें हो रही हैं, तो फिर क्यों नहीं अपने हम कानून को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं या इक्विप्ड होने की कोशिश कर रहे हैं? आवश्यकता पॉलिटिकल विल की है, आवश्यकता पॉलिटिकल विल की है। अगर राजनीतिक विल होगी इस तरह की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक हम देखते आए हैं कि पिछले 20 सालों में कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विल हमको नज़र आई नहीं दिशा में। और देखिए आज जब हम फ्रांस को देखें, मलेशिया को देखें, सिंगापुर को देखें, जो बहुत ही विश्वस्त और स्ट्रॉन्ग कानून लेकर आए हैं फेक न्यूज़ को लेकर, तो भारत भी उनसे प्रेरणा ले सकता है। क्योंकि कोरोना काल के दरमियान विभिन्न प्रकार से ये जो फेक न्यूज़ हैं आ रही हैं, ये न केवल पब्लिक ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों की जो मानसिकता है और उनका जो जीवन है उन पर भी प्रभाव डाल सकती हैं। तो जितनी जल्दी सरकार इस पर अग्रसर होगी उतना अच्छा होगा। जी हरीश जी, क्या इस तरह के कानून का इस्तेमाल नहीं होता है या हम अपनी ताकत नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि सभी के लिए ये एक हैंडी टूल है? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और इस तरह से बेसलेस कंटेंट डाल करके समाज को गुमराह किया जाता है, एक समाज में उत्तेजना पैदा की जाती है, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है और फेक कंटेंट डाल करके लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है और यही कारण है कि वहाँ की जो पुलिस है इसने 11 FIR इस तरह के दर्ज किए हैं, जो उसको मॉनिटर करने के बाद जिन लोगों की इस तरह की पोस्ट ऑफ PFI और बहुत सारी जो इसमें जो जानकारियाँ आई हैं कि इन लोगों द्वारा इस तरह की साजिश रची जा रही है, उन सारी चीज़ों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। और ये भी बात सही है जैसा पवन दुग्गल साहब कह रहे हैं कि इसको लेकर के एक कड़ा कानून आना चाहिए। आज ही मैं समाचार पत्रों में देख रहा था, पॉलिटिकल विल की बात कह रहे हैं कि जिसमें राजनीतिक आपकी इच्छा तो हो कि आपको करना है। मैं बात इस पर करूंगी कि किस तरह से SP कह रहे हैं कि आप लिपापोती कर रहे हैं 11 FIR दर्ज करने की बात कहकर या PFI SDPI का नाम लेकर। सर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए पड़ रहा है, मुझे आगे लौटूंगी आप सभी के पास। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द लौट रहे हैं। और हाथरस के बहाने दंगे की साजिश कौन कर रहा था, लगातार इसको लेकर पुलिस की तफ्तीश में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है 11 FIR दर्ज की गई है, 11 केस दर्ज किए गए हैं और PFI SDPI के रोल की बात भी कही जा रही है। लगातार हम बात करें इसी पर, हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी। हरीश जी, से पहले कि मैं लिपापोती पर सवाल लूं आपसे, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, साल की शुरुआत में ही आपकी सरकार की ओर से, यूपी पुलिस की ओर से सिफारिश की गई थी कि PFI और SDPI पर बैन कर दिया जाए, और उसके बाद अगर हाथरस कांड के पीछे माहौल खराब करने की साजिश को लेकर इन दोनों की भूमिका की बात कही जाती है तो किसका फेलियर मानेंगे आप? नहीं, आप देखिए जो आदरणीय योगी जी की सरकार ने जो बात कही है उसको, वो जो प्रतिबंध लगाने की बात कही, प्रतिबंध लगेगा, लेकिन उसकी जो औपचारिकताएं हैं, जो उसके आवश्यक वो प्रक्रिया पूरी करनी होती है, तो उस प्रक्रिया के बाद सरकार उन पे बैन लगाएगी। जी जी। और इस तरह की ताकतों को कतई उत्तर प्रदेश के सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का कोई भी स्पेस नहीं मिलेगा। ये सरकार, यही कारण है कि आज ये जो इस तरह की ताकतें सक्रिय हैं, जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ती थी, सांप्रदायिक दंगे कराती थी और राज करती थी, वो किनारे हो गई हैं।
और आप यही कारण है कि जो आशीष चतुर्वेदी की जो भाषा आप देख रही थी, उससे आपको अंदाज लग गया होगा कि समाजवादी पार्टी किस तरह की पार्टी है और किस तरह के इनका व्यवहार है और किस तरह के इनका संस्कार है। मेजर आशीष जी जवाब देंगे आप इस पर, लेकिन साथ ही एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर दंगे हो जाते हैं या सियासी जो माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है विरोधी ताकतों की ओर से, तो किसको मिलेगा इसका फायदा? क्योंकि आप तो लिपापोती करार दे रहे हैं। लिपापोती नहीं है तो और क्या है? देखिए, पूरा हिंदुस्तान स्तब्ध है कि पुलिस वाले जो हैं वो रात में 2:30 बजे एक ऐसी लड़की की जो बॉडी है उसको जलाते हैं, पुलिस लगाई जाती है और परिवार वालों को जो है वो जबरन बंद किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की इंतहा देखिए। कल जी न्यूज़ पे मेरे साथ एक डिबेट में थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि परिवार की सहमति से ये किया गया। मैंने कहा परिवार की सहमति ने कहा, उन्होंने कहा कि आप हमारी जो लड़की की लाश को जला दीजिए और हमें मत दिखाइए। तो इस तक जो गिर जाए पार्टी, अब उसको क्या जवाब दें? वो संस्कार की बात कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बेटा बाप की लाश को जलाने नहीं जाता है, कोई अपनी माँ को सड़क पे खड़ा कर देता है, कोई राष्ट्र हित में अपनी बीवी को छोड़ देता है, और फिर तुम संस्कार की बात करते हो। ठीक है सर, आप तो ठान कर ही बैठे कि मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपको पॉलिटिकली सूट नहीं कर रहा है पीएफआई एसडीपीआई पे कुछ बोलना, तभी आप बात पर एक ही मुद्दे पर घूम रहे हैं। आपको सूट नहीं कर रहा है, क्यों जलाए उसको लेकर तमाम बातें हो चुकी हैं, उसको लेकर सवाल हम भी पूछ चुके हैं, लेकिन आपकी जो पूरी घड़ी की सुई है वो एक ही जगह पर टिकी हुई है। बात करके सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे इस बहस के लिए, जहां पर सवाल इस बात का है कि क्यों आखिर आवाज बुलंद की जा रही है राज्यों को देखकर, जाति को देखकर? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें पॉलिटिकली सूट करता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है? क्यों नहीं बात इस पर हो रही है कि आखिरकार कौन देश का माहौल, राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? इस बहस में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है।